हेलो 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 हाय एवरीवन। माई सेल्फ नमन। और आज मैं यहाँ पे हूँ टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक बॉटनी। किसके लिए? नर्सिंग टेस्ट के लिए। मैं थोड़ा सा बॉटनी का ही सिर्फ नहीं, मैं थोड़ा सा बायोलॉजी का इम्पोर्टेंस और उसका वेटेज किसमें, नर्सिंग टेस्ट्स में, जैसे कि या फिर सीजी के केस में जो पीएनटी होता है, जो सीजी व्यापम कंडक्ट कराता है, जो पीएनटी टेस्ट होता है, मैं उसके केस में बायो का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने आया हूं। तो एक बार हम थोड़ा सा देखते हैं कि पीएनटी टेस्ट या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट नर्सिंग टेस्ट होते हैं उसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट का, बायोलॉजी में बॉटनी सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिलेबस है, हम उसको कैसे पढ़ सकते हैं और हम ऐसा अपना प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं कि हमारा बॉटनी टॉपिक में या फिर एज सच बायो टॉपिक के जो भी क्वेश्चंस आए वो हमसे इजीली सॉल्व हो जाएं। थोड़ा सा आप देखना और समझने की कोशिश करना। जैसे जैसे आप सब जानते होंगे कि हम 11th 12th में एनसीईआरटी का बुक पढ़ते हैं। सीबीएसई बोर्ड में हम 11th 12th में एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं। एनसीईआरटी बुक में एक्चुअली में जो बायो है, एक्चुअली में जो बायो है वो दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है। क्या है वो दो ब्रॉड कैटेगरीज? पहला कैटेगरी है, पहला कैटेगरी है बॉटनी, दूसरा कैटेगरी है जूलॉजी। सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो सिंपल टर्म्स में मीनिंग ये है कि हम जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उसमें कुछ पार्ट्स प्लांट्स के हैं, पेड़ पौधों के बारे में है, तो वो पार्ट हम पढ़ते हैं बॉटनी टॉपिक के अंदर। और जिसमें हम ह्यूमंस का, या ह्यूमंस नहीं भी तो जो ऑर्गेनिजम्स, जो एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, हम जब उनके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं जूलॉजी टॉपिक के अंदर। तो बायो एक्चुअली में दो ब्रॉड टॉपिक्स में डिवाइडेड है, जिसमें पहला है बॉटनी। बॉटनी एक्चुअली में प्लांट्स से डील करता है, और दूसरा पार्ट होता है जूलॉजी, जो कि ऑर्गेनिजम्स में डील करता है। ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग एनिमल्स, मतलब ह्यूमंस, ह्यूमंस भी वन काइंड ऑफ एनिमल है, तो ह्यूमंस वाला केस भी जूलॉजी पार्ट में ही आता है। एनसीईआरटी में ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बड़ा सेक्शन है, वो किस में आएगा? जूलॉजी केस में। बॉटनी के केस में क्योंकि हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बॉटनी के केस में प्लांट फिजियोलॉजी का एक बड़ा सेक्शन आता है, जिसमें हम सारे प्लांट्स के सारे प्रोसेसेस इंक्लूडिंग फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, उसका मिनरल न्यूट्रिशन, सारा इंफॉर्मेशन हम बॉटनी के अंदर देखते हैं। तो ये हम समझे कि बायो के दो ब्रॉड सेक्शंस क्या हैं और वो किन किन के बारे में। बॉटनी है प्लांट्स के बारे में और जूलॉजी है एनिमल्स के बारे में। थोड़ा और समझो। अब जैसे नीट एग्जाम जो होता है, नीट एग्जाम का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप जानो कि नीट एग्जाम का पैटर्न क्या है। नीट एग्जाम में बायो का एक बहुत बड़ा सेट ऑफ क्वेश्चन आता है और फिजिक्स केमिस्ट्री का अलग से टॉपिक आता है, ठीक है। मतलब नीट एग्जाम का अगर आप पेपर पैटर्न देखोगे तो उसमें तीन सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। नीट एग्जाम जो होता है, नीट जो एग्जाम होता है एमबीबीएस या फिर आपका डेंटल करने का जो नीट एग्जाम होता है, उसमें क्या रहता है? उसमें तीन सब्जेक्ट का एग्जाम रहता है, जिसमें क्या क्या आते हैं? तीन सब्जेक्ट क्या है नीट के केस में, देखना। नीट के केस में जो तीन सब्जेक्ट्स हैं वो तीन सब्जेक्ट्स कौन से हैं? पहला है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी। क्वेश्चन नंबर देखना। मैं नीट एग्जाम की बात कर रहा हूं, इसको नोट करना, मैं नीट एग्जाम की बात कर रहा हूं। उसमें तीन सब्जेक्ट से मिलकर पेपर बनता है। तीन सब्जेक्ट कौन सा है? पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है बायो। फिजिक्स में कितने क्वेश्चन आते हैं उसके? नीट में फिजिक्स से क्वेश्चन आते हैं 45। केमिस्ट्री के, नीट में फिजिक्स के 45 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस आते हैं और बायो के 90 क्वेश्चंस आते हैं। बायो के नीट में 90 क्वेश्चन आते हैं। और एक्चुअली में सबसे ज्यादा स्कोरिंग, मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स जिसमें हमारा बूस्ट हो सकता है वो किस में हो सकता है? बायो में हो सकता है, क्योंकि बायो में हमारे पास 90 क्वेश्चंस हैं। एक्चुअली में नीट में बायो का क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि टोटल
क्योंकि टोटल 90 क्वेश्चंस हैं, तो 90 क्वेश्चंस होने के कारण उनके पास बहुत सारे ऐसे इतने सारे टॉपिक्स रहते हैं कि वो 90 क्वेश्चंस में बहुत अच्छे सेट ऑफ क्वेश्चंस भी डालते हैं, जिसमें एक्चुअली में हमको बहुत ही डीप नॉलेज लेनी पड़ती है किसकी, एनसीईआरटी बुक की। अब अदर साइड में ये हो गया बात किसका, नीट का। अब एक दूसरा सिनेरियो है जिसमें हम नर्सिंग टेस्ट की बात करेंगे। जैसे मान लो पीएनटी, अब समझना पीएनटी में कैसा होता है। पीएनटी में बायोलॉजी सब्जेक्ट के पीएनटी में बायोलॉजी सब्जेक्ट के 20 ही क्वेश्चन आते हैं, और ये जो 20 क्वेश्चन आते हैं इनका लेवल नीट से बहुत ही नीचे रहता है। क्यों? क्योंकि नीट में एक्चुअली में 90 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक्चुअली में 90 के 90 क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं रहते हैं। उसमें से नीट में भी कुछ क्वेश्चंस इजी रहते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े से मीडियोकर लेवल के रहते हैं, और कुछ क्वेश्चंस बहुत ही डिफिकल्ट रहते हैं। लेकिन नर्सिंग टेस्ट में जैसे कि पीएनटी, प्री नर्सिंग टेस्ट, जो सीजी व्यापम कंडक्ट कराता है छत्तीसगढ़ के कॉलेजेस के लिए, उसमें कैसे रहते हैं, उसमें बायो के 20 क्वेश्चंस आते हैं जिनका लेवल बहुत ही बेसिक है। तो एक्चुअली में नीट का जो सिलेबस है, नीट के लिए जो हम बायो का सिलेबस पढ़ते हैं, उसमें 11th और 12th की एनसीईआरटी में आने वाले सारे चैप्टर्स नीट के एग्जाम में इंक्लूडेड हैं। लेकिन अगर हम नर्सिंग टेस्ट की बात करें, अगर हम नर्सिंग टेस्ट जैसे पीएनटी की बात करें, तो पीएनटी में 11 12 में आने वाले सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं। कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं एनसीईआरटी में जो कि हमको इसके लिए, पीएनटी के लिए हमको वो चैप्टर्स नहीं पढ़ना। तो हमको क्या करना है, हमको बहुत ही सेलेक्टेड टॉपिक्स कवर करने हैं जिससे हमारा कोई भी क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। तो हमको वो टॉपिक्स को सेलेक्ट करके वैसे हमको प्रिपेयर करना है, और बेसिक बेसिक 20 क्वेश्चंस का हमको प्रिपरेशन करना है। किसके लिए? बायो के लिए। कौन से एग्जाम में? पीएनटी एग्जाम में। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस जो होने चाहिए, हमारे जो टॉपिक्स होने चाहिए वो बहुत ही सेलेक्टेड होने चाहिए। मान लो एनसीईआरटी में कोई भी चैप्टर गिवन है, फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी में एनसीईआरटी बुक में एक चैप्टर गिवन है, कौन सा? एनसीईआरटी चैप्टर में एक एनसीईआरटी बुक में एक चैप्टर गिवन है जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एक्चुअली में ये एनसीईआरटी में बहुत ही बड़ा चैप्टर गिवन है। क्यों क्यों बड़ा चैप्टर है? क्योंकि इस बुक में, क्योंकि इस चैप्टर में एक्चुअल में उसने बहुत सारे अलग अलग सब टॉपिक दिए हुए हैं। कोई भी चैप्टर का जो टॉपिक रहता है उसके अंदर में उसके अलग अलग सब टॉपिक्स प्रेजेंट रहते हैं। तो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में एक्चुअली में बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि अब एनाटॉमी में बहुत सारे उसके छोटे छोटे सब टॉपिक्स प्रेजेंट है। जैसे कि एक होता है टिश्यूज, टिश्यू एक सब टॉपिक है, एक टॉपिक है टिश्यू सिस्टम, और एक सब टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ। अगर हम नीट एग्जाम में देखें जिसमें 90 क्वेश्चन आता है, अगर हम नीट एग्जाम में देखें तो उसमें हमको ये पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन टिश्यू से भी आ सकते हैं, क्वेश्चन टिश्यू सिस्टम से भी आ सकते हैं, या फिर क्वेश्चन सेकेंडरी ग्रोथ से भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप पीएनटी की बात करें, अगर आप नर्सिंग टेस्ट की बात करें, तो उसमें नर्सिंग टेस्ट के केस में हमारा टिश्यूज टॉपिक प्रेजेंट है, हमारा टिश्यू सिस्टम टॉपिक प्रेजेंट है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ
हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो एनाटॉमी चैप्टर हम जब पढ़ेंगे उसमें हम सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि हमारे वो सिलेबस में ही नहीं है, तो वहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो है। तो हमको अपने सिलेबस से स्टिक होके रहना है, तो हमको सिर्फ टिश्यूज़ और टिश्यू सिस्टम को अच्छे से कवर करना है। क्वेश्चंस अगर बनेंगे तो आपके वो क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। एक बड़ा कैच इसमें यह है कि आपको जो भी बायो एक्चुअली आप जब पढ़ेंगे तो आपको एज सच वो बहुत ही ईजी लगेगा, लेकिन वो ऐसा होता है कि वो बहुत ही वॉलेटाइल इन नेचर रहता है। वॉलेटाइल इन नेचर मतलब क्या? आप इन नो टाइम, बहुत ही शॉर्ट पीरियड में आप किसी भी चीज़ को जो आपने एक्चुअली में पहले समझ रखा है, जो आपने समझ रखा है, उसकी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप वो समझे हुए चीज़ को फिर से भूल जाओगे। तो ऐसा ना हो, उसका सबसे बड़ा की फैक्टर क्या है? आपका समझा हुआ टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए, उसका सबसे बड़ा टॉपिक है क्या? उसका सबसे बड़ा इलाज है, उसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन है ये वो वर्ड है रिवीजन। ये वो मेथड है जिससे आप जो टॉपिक आप समझ चुके हैं उसको आप बार बार रिवाइज करिए। तो ऐसा बहुत ही कम पॉसिबल होगा कि आप कोई भी टॉपिक भूल सकेंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको इतने बार रिवाइज कर रखा है, तो आपको वो टॉपिक देखते ही फट से याद आ जाएगा। क्योंकि आपने उसको एक बार नहीं पढ़ा, आपने उसको बहुत बार पढ़ लिया है, जिसको हम बोलते हैं रिवाइज करना, जिसको हम बोलते हैं रिवीजन। तो रिवीजन एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको एग्जाम में वो जो क्वेश्चन आए आपको उसका थ्योरी फट से रिकॉल हो जाए। क्योंकि हमारे पास एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो हमको वो क्या करना है कि हमको रिकॉलिंग पावर अपना इतना फास्ट रखना है, हमको इतना स्पीड रखना है, ताकि हम बिल्कुल मिनिमम टाइम लें और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन एकदम मिनिमम टाइम में सॉल्व कर पाएं। ज़्यादा क्या, हम उसके पूरे क्वेश्चन ही उसके अटेम्प्ट कर पाएं। अब रिवीजन करने के लिए हमको एक मेथड फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, हम जब कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे प्रोसीड करेंगे, उस चैप्टर की थ्योरी बड़ी होती जाएगी, उस चैप्टर के कंटेंट बड़े बड़े लंबे लंबे होते जाएंगे। हमको वो बड़े कंटेंट को एक छोटे से पेज में समराइज करके हमको लिख लेना है, जिसको हम बोलेंगे क्या? शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, क्या होते हैं शॉर्ट नोट्स, एक बार समझो। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, एक बार जरा समझो। देखो, रिवाइज करने के लिए शॉर्ट नोट्स का प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप जब वापस से उस कंटेंट को पढ़ने बैठेंगे तो उसको पूरा एक साथ पढ़ना, क्योंकि जब हम उसको डिटेल में पढ़ रहे होंगे, तो मान लो कोई एक चैप्टर आपका 30 से 40 पेज में बन गया। अब वापस से आप जब रिवाइज करने बैठो तो आपके पास भी उतना टाइम नहीं रहेगा कि आप वापस से वो सारे 30 से 40 पेजेस पढ़ पाएं। तो आप उस 30-40 पेजेस का एक छोटा, उसका एक तो कंप्रेस्ड फॉर्म बना लीजिए, जिसको हम बोलेंगे शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स क्या करता है? आपके रिवीजन टाइम को, कि आपको वो चैप्टर पढ़ने में, वो टॉपिक पढ़ने में कितना टाइम लग रहा है, उसको वो अच्छा खासा रिड्यूस कर देता है। तो आपको 30-40 पेजेस को 2-3 पेजेस में ही कवर कर लेना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं एक टॉपिक से कि ऐसा हम कैसे करते हैं। जैसे मानो अभी मैंने बोला कि एनाटॉमी चैप्टर का टिश्यू वाला जो पार्ट है वो आपके सिलेबस का पार्ट है, टिश्यू आपके सिलेबस में है। अब देखना, टिश्यू को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसको आप समझिए। देखिए, सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने सबसे ऊपर लिखा है कि टिश्यू, हम टिश्यू से चालू कर रहे हैं, लेकिन टिश्यू एक्चुअली में सबसे बेसिक यूनिट नहीं होता। समझना, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसका सबसे बेसिक यूनिट जो रहता है वो क्या रहता है? सेल। इसको समझो, हम फिर हटा देंगे समझने के पर्पज से। देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक यूनिट जो रहता है वो क्या रहता है? सेल। जब बहुत सारे सिमिलर सेल्स, सिमिलर क्या? सिमिलर इन फंक्शन एंड ओरिजिन, मतलब जिनका काम एक जैसा हो और जो सेम जगह से ओरिजिनेट हुए हों, वैसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम इकट्ठा मिला के बोलते हैं, हम इकट्ठा मिला के बोलते हैं क्या? ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं टिश्यू। अब जब टिश्यूज एक साथ मिल के काम करते हैं,
ऑर्गन। और जब ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलके एज अ यूनिट काम करने लगें तो हम उस यूनिट को बुलाते हैं, ये इसका एक क्या है, फ्लो चार्ट है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का, सारे ऑर्गेनिज्म एक बेसिक यूनिट से मिलके बने हैं, वो बेसिक यूनिट का नाम है सेल। जब बहुत सारे सिमिलर सेल्स, सिमिलर इन व्हाट, सिमिलर इन फंक्शन, मतलब काम में एक जैसे, और जिनका ओरिजिन एक जैसा, एक ही साइड से उनका ओरिजिन हुआ हो, तो द सेल्स विच आर सिमिलर इन टू पॉइंट्स, क्या है वो टू पॉइंट्स, ओरिजिन एंड फंक्शन, दैट ग्रुप ऑफ सेल्स आर नोन एज टिश्यू। टिश्यू एक साथ मिलके ऑर्गन के जैसे काम करते हैं, और जब ऑर्गन एज ए यूनिट काम करने लगे उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो ये डिफरेंट लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होता है। हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है टिश्यू। तो हम बाकी ये हम सिर्फ समझ रहे थे कि क्या होता है, क्या सेल, टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ये हमने देख लिया। मैंने एक टॉपिक उठाया है कि मैं टिश्यूज के बारे में डिस्कस करूंगा। अब देखो, मैं क्या बोल रहा हूं कि टिश्यूज दो टाइप्स के हो सकते हैं। मैं बोल रहा हूं कि टिश्यूज दो टाइप्स के हो सकते हैं। वो दो टाइप्स कौन से हैं? टिश्यूज दो टाइप्स के हो सकते हैं, या तो वो हो सकता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या दूसरा एक टाइप होता है कि कौन सा, परमानेंट टिश्यू। अब इसका बेसिस समझना। देखो, मैंने टिश्यूज को दो ग्रुप्स में, उसके दो क्लासिफिकेशन में तोड़ दिया, लेकिन ऐसा क्या कारण था जिसके बेसिस पे मैंने ये दो क्लासिफिकेशन बनाए? कारण था क्या? अभी मैंने उसका मतलब समझाया, अभी मैंने टिश्यू का मतलब समझाया, अभी मैंने टिश्यू का मतलब समझाया कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं टिश्यू। कैसे ग्रुप ऑफ सेल्स? जो कि सिमिलर हो, एक जैसे हो, किसमें? एक जैसे हो अपने काम में, मतलब फंक्शन, और अपने ओरिजिन में, मतलब सेम जगह से ओरिजिनेट हुए हो, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं टिश्यू। अब टिश्यू दो प्रकार के हो सकते हैं, कौन से? पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। ये दो प्रकार हमने किस बेसिस पे बनाए? हमने बनाए कि जो टिश्यू में जो सेल्स प्रेजेंट है, टिश्यू तो होता ही क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलते हैं, तो वो सेल्स क्या डिवाइड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो हम उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनके पास डिवीजन की प्रॉपर्टी है। दूसरा काइंड क्या रहता है? परमानेंट टिश्यूज। मतलब जो टिश्यूज के पास, टिश्यू मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स। तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स के पास डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू ये दो टाइप्स बन गए। अब आगे देखना कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो सकते हैं दो टाइप्स के, क्या? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दो टाइप्स के हो सकते हैं, कौन से? पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। रीजन क्या है? जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने बोला कि यहां पे सेल्स डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस बेसिस पे मैंने मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट में तोड़ा। वैसे ही बताओ, मेरिस्टेमेटिक को मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी में तोड़ा, उसका भी तो कुछ कारण होगा, कुछ तो रीजन होगा जिस बेसिस पे मैंने उसका प्राइमरी और सेकेंडरी तोड़ा। तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है उसका ओरिजिन। मतलब जो सेल्स हैं उनमें पहले कौन सा ओरिजिनेट हुआ और बाद में कौन सा ओरिजिनेट हुआ, उसके बेसिस पे हम या तो बोलते हैं प्राइमरी या बोलते हैं सेकेंडरी। अब प्राइमरी का पी देखो, पी से याद करो, प्राइमरी का पी और पहला का पी, पी पी मैच हुआ तो प्राइमरी पहले आते हैं, जिसको हम वन से डिनोट करते हैं। और सेकेंडरी तो नाम ही सजेस्ट कर रहा है, सेकेंड हम किसको बोलते हैं? हम टू को सेकेंड बोलते हैं। तो सेकेंडरी मतलब जो प्राइमरी के बाद आया हो वो होता है सेकेंडरी। तो ओरिजिन के बेसिस पे हमने हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को दो में तोड़ा। क्या है? जो पहले आया था, पहले का पी, प्राइमरी का पी, और जो प्राइमरी के बाद आया था उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। अब यहाँ पे परमानेंट टिश्यूज को, हम परमानेंट टिश्यूज को भी दो में तोड़ सकते हैं।
हम परमानेंट टिश्यूज को भी दो में तोड़ सकते हैं। क्या? पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। समझना, टिश्यूज का डेफिनेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज बोलते हैं जो कि सिमिलर हो अपने फंक्शन में या अपने ओरिजिन में, मतलब दोनों में सिमिलर होने चाहिए। सिंपल परमानेंट टिश्यू में एक ही टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं, लेकिन सिंपल के केस में एक ही टाइप, एक ही प्रकार के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में एक से ज्यादा प्रकार के सेल्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब तो क्या, जो मिलावट वाला रहता है उसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ना। सिंपल मतलब साधारण। तो सिंपल में एक टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे और कॉम्प्लेक्स में एक से ज्यादा, मोर देन वन टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। तो ये हमने एक फ्लो चार्ट बना लिया। अब देखो, प्राइमरी भी एक्चुअली में दो टाइप्स के हो सकते हैं। प्राइमरी भी दो टाइप्स के हो सकते हैं। क्या? अपाइकल और इंटर कैलरी। जैसे हमने इनको डिवीजन ऑफ सेल्स के बेसिस में तोड़ा, उसके बाद मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हमने ओरिजिन के बेसिस में तोड़ा, वैसे ही प्राइमरी टिश्यूज को हम अपाइकल और इंटर कैलरी में तोड़ते हैं। लेकिन किसके बेसिस पे? हम इसको तोड़ते हैं इसके लोकेशन के बेसिस पे, कि वो कहां प्रेजेंट है। अपाइकल प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं वो किसी के टिप्स में प्रेजेंट रहते हैं, मतलब किसमें? रूट्स के टिप्स में और शूट्स के टिप्स में। और इंटर कैलरी जो है वो मैच्योर टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट रहते हैं। तो लोकेशन के आधार पे हमने प्राइमरी को अपाइकल और इंटर कैलरी में तोड़ा। किसके आधार पे? लोकेशन के आधार पे, ठीक है। और फिर यहां पे अगर आप सिंपल देखोगे तो सिंपल तीन टाइप्स के होते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। अब देखना, यहां पे हमारा एक रफ फ्लो चार्ट बन के क्या है, यहां पे हमारा एक रफ फ्लो चार्ट बन के रेडी है कि टिश्यूज दो टाइप्स के हो सकते हैं। किसके बेसिस पे? अपने डिवीजन ऑफ सेल्स के बेसिस पे। क्योंकि टिश्यू का डेफिनेशन है कि ग्रुप ऑफ सेल्स, तो क्या सेल्स डिवाइड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्या डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो परमानेंट टिश्यूज, परमानेंट टिश्यूज दो टाइप्स के। क्या? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल दो तीन टाइप्स के होते हैं। क्या? पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स भी, कॉम्प्लेक्स दो टाइप्स के होते हैं। क्या? जाइलम और फ्लोएम। यहां पे देखना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपने ओरिजिन के बेसिस पे कि कौन सा पहले आया होगा कौन सा बाद में आया होगा, उसके अकॉर्डिंग में दो में फर्दर डिवाइड होते हैं। क्या है वो? प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम अपने लोकेशन के आधार पे दो में डिवाइड होते हैं। कौन से हैं वो? अपाइकल और इंटरकैलरी। अपाइकल कहां प्रेजेंट रहता है? टिप्स ऑफ रूट्स या फिर टिप्स ऑफ शूट्स में प्रेजेंट रहता है। और इंटरकैलरी कहां प्रेजेंट रहता है? मैच्योर टिश्यूज के बीच में प्रेजेंट रहता है। अब देखना, ये जो हमने पूरा कंटेंट लिखा, ये एक्चुअली में एक फ्रेमवर्क है। ये पूरा कंटेंट 10 से 20 पेज में आराम से आ जाएगा जब हम इसका पूरा डिटेल्स लिखने बैठे हैं। अगर हम सबके, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में प्राइमरी आया तो प्राइमरी का उसके प्रॉपर्टीज, सेकेंडरी के प्रॉपर्टीज, अपाइकल के प्रॉपर्टीज, इंटरकैलरी के प्रॉपर्टीज, अगर हम सबको इंडिविजुअली देखें तो ये हमारा 20 पेज का कंटेंट है। लेकिन हमको तो रिवाइज करना है। रिवाइज करने के लिए हमको शॉर्ट नोट्स चाहिए। तो मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया कि हमको 20 पेज के कंटेंट को कैसे एक पेज में समराइज करना है। ये उसका एक एग्जांपल है कि आप फ्लो चार्ट्स बनाइए, आप फ्लो चार्ट्स बनाइए, पूरे बड़े बड़े कंटेंट को आप एक एक वर्ड में समझने की कोशिश करिए कि आप उसको इतने बार रिवाइज कर लीजिए कि आपको अपाइकल देखते ही उसका लोकेशन समझ में आ जाए कि अपाइकल तो भैया रूट्स के टिप्स में प्रेजेंट रहता है, जिसको हम बोलते हैं रूट अपाइकल मेरिस्टम। शूट के टिप्स में प्रेजेंट रहता है, जिसको हम बोलते हैं शूट अपाइकल मेरिस्टम। तो आपको इतने बार रिवाइज करना है कि सिर्फ ये फ्लो चार्ट देखते ही आपको इसके अंदर के सारे कंटेंट याद आ जाए। तो मेरा मेन पर्पस ये था कि क्योंकि आप उतना बड़ा कंटेंट, 20 से 40 पेज का कंटेंट आप बार बार नहीं पढ़ सकते, इसलिए आपको ऐसे
फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में या फिर शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में अपने नोट्स को तैयार करना है, जिसको आप रोज एक बार ऐसे ऊपर से रिव्यू कर पाएं। और ऐसे आप अगर जब रिव्यू बार बार करेंगे तो आपके वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके अंदर बैठने लगेंगे। तो क्या होगा कि एग्जाम में आपको वो सारे कंटेंट्स बहुत जल्दी रिकॉल होंगे। तो रिकॉल होने से आपका क्या होगा कि क्वेश्चन बहुत जल्दी आपका सॉल्व होगा। तो हमारा मेन कंसर्न यही है कि हमको बायो में बहुत ही कम टाइम लगाना है। वो करने के लिए हमको टॉपिक को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, और वही रिवीजन करने के लिए हमको ऐसे हमारे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं जिसमें हम सिर्फ टॉपिक्स के नाम लिखेंगे, और हम इतने बार पढ़ चुके होंगे कि हमको टॉपिक का नाम देखते ही उसका कंटेंट याद आ जाएगा। तो हमको एक्चुअली में अपने बायो को इस टाइप का रेडी करना है। और ये हो गया बात कि हमारा कैसा क्या रहेगा किसका, बायो का। तो वैसे ही मैंने बताया कि बायो में दो सेक्शंस हैं, बॉटनी और जूलॉजी। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन नीट का कंपैरिजन में अगर हम देखें तो नीट के कंपैरिजन में जो बायो पीएनटी और नर्सिंग टेस्ट्स में आते हैं वो बहुत ही ईजियर लेवल के हैं। तो हमको टॉपिक देखते हुए, हमको अपना सिलेबस देखते हुए कि क्या वो टॉपिक हमारे सिलेबस में है या नहीं है, हमको वो चेक करते हुए कोई भी टॉपिक को कवर करना है। और फिर क्या करना है कि हमको उसके क्वेश्चंस को अपने एग्जाम पैटर्न के हिसाब से ही, अपने एग्जाम पैटर्न के लेवल में ही हमको वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। तो क्या होगा कि हमारे एग्जाम में वो क्वेश्चन देखते ही हमको फट से रिकॉल करना है। लेकिन एक उसका कैच ये है कि हमारा रिवीजन बहुत बार हो चुका होना चाहिए, तभी हमको एग्जाम में वो क्वेश्चन सॉल्व करने में मिनिमम टाइम लगेगा, क्योंकि हमको उसका सॉल्यूशन फट से रिकॉल होगा। रिकॉल करने का मैंने की क्या बताया, क्या उसका सॉल्यूशन है कि हमको उसको बहुत बार रिवाइज करना है। और क्योंकि हम 30 से 40 पेज रोज रिवाइज नहीं कर सकते, इसलिए हमको 30 से 40 पेज का एक ऐसा छोटा सा शॉर्ट नोट्स बना लेना है, जो कि हम प्रैक्टिस करेंगे ही कि कैसे शॉर्ट नोट्स बनाया जाता है। और फिर अब उसको बार बार रिवाइज करके वो टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हैं और क्वेश्चन का प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया, किसका, बॉटनी का या जूलॉजी का। बायो का मैंने ओवरव्यू दिया, वो नीट से कैसे डिफरेंट रहता है, कितने सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, उसका कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं और कैसे रिवाइज कर सकते हैं। आगे हम और इसका फर्दर डिस्कशन करेंगे कि इस एग्जाम ओरिएंटेशन में हम और कैसे हमारा अप्रोच होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, या और उसका सिलेबस क्या रहता है। अगर हम नीट के कंपैरिजन में देखें तो क्या क्या टॉपिक्स हमको नहीं पढ़ने, कितने टॉपिक्स पढ़ने। मैं एक बात जैसे बोला कि एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक्स गिवन है, एनसीईआरटी का वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, लेकिन पीएनटी के सिलेबस में एनसीईआरटी का कुछ कुछ चैप्टर ऐसा है कि आपका पूरा चैप्टर उसके सिलेबस में नहीं है। उस चैप्टर के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही आपको पढ़ने हैं। तो वो टॉपिक्स को नोटिस करके उनको अलग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स पे आपको फोकस रखना है, ताकि जब क्वेश्चन आए तो ये कंफर्म है कि वो उन्हीं टॉपिक्स में से आएंगे। तो आपको उसका अगर अच्छे से क्लैरिटी होगा तो आपसे क्वेश्चन बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएगा। तो हम और फर्दर डिस्कशन और नेक्स्ट सेशंस में करेंगे कि इसका पैटर्न और कैसा होता है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आज का हम यहाँ पे एंड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।